नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। मिस्र की सभ्यता को हम सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि चीज़ों को समझते चलेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट करते चलेंगे कि आखिर मिस्र की सभ्यता क्या थी, उसका उद्भव उत्पत्ति कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, इसका श्रेय किसे जाता है तथा इसका पतन कैसे हुआ था और उद्भव से लेकर पतन के बीच कौन कौन से शासकों ने इस पे शासन किया और कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारियों ने इस पे आक्रमण किया। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट जो है, जैसा कि लिखा हुआ है कि विचार बिंदु, कौन कौन से बिंदुओं पर हम मिस्र की सभ्यता वाले टॉपिक में विचार करेंगे। तो चलिए टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला हम लोग कवर करने वाले हैं मिस्र की भौगोलिक स्थिति, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित थी, मिस्र की सभ्यता का उत्पत्ति किस स्थान पे हुई थी, वहाँ के आसपास के वातावरण कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है मिस्र की सभ्यता का काल, और इसका काल कब से कब तक चला था, कब से कब तक यह उद्भव हुआ और कब तक यह पतन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। मिस्र की सभ्यता की खोज, यानी कि इसमें यह भी जानेंगे कि मिस्र की सभ्यता का खोज किसने किया और तथा इसका श्रेय किसे जाता है और किस स्थान पे खोजा गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है मिस्र की सभ्यता के निर्माता, यानी कि उसके निर्माता कौन थे, इस सभ्यता को विकसित करने वालों में से किनका नाम आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मिस्र नील नदी की देन, यानी कि मिस्र को हम एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे कि मिस्र जो है नील नदी के किनारे अवस्थित था और क्यों इसे नील नदी का देन कहा जाता था, ठीक है ना। और हमारा जो छठा टॉपिक है मिस्र का प्रारंभिक इतिहास, यानी कि मिस्र का जो इतिहास था वो प्रारंभिक इतिहास कैसा था, यानी कि जब इसका शुरुआत हुआ था, जब यह अपने शुरुआती दौर में था तो यहाँ क्या क्या चीज़ें घटित हो रही थी, आसपास की चीज़ें किस प्रकार से बदल रही थी, उन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और सातवां हमारा जो टॉपिक होने वाला है मिस्र की सभ्यता के विभिन्न पहलू, और किन किन पहलुओं से मिस्र की सभ्यता हमारे वर्तमान समय के लिए ज़्यादा मायने रखती है, इन सभी चीज़ों पर भी हम विचार करेंगे। और अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि विश्व सभ्यता को प्राचीन मिस्र की देन, यानी कि विश्व की जितने भी सभ्यताएं हैं उसे प्राचीन मिस्र का देन क्यों कहा जाता है। तो सारे बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं टारगेट मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मिस्र की सभ्यता, जिसके प्रमुख पहलुओं पर, प्रमुख बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो चलिए सबसे पहला बिंदु हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है मिस्र की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जगह पर जो मिस्र बसा हुआ था तो उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कहने का मतलब वो कौन से जगह पे वह अवस्थित था। भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब कि वो कौन से अक्षांश में था, कौन से देशांतर में था, कौन से गोलार्ध में था, सारे चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्र जो था वो अफ्रीका महादेश के उत्तर पूर्व में मिस्र एक स्वतंत्र राज्य था, यानी कि कहने का मतलब जो है अफ्रीका महादेश हुआ करता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि महादेश कौन कौन है और कितने महादेश हैं, और उन्हीं महादेश में अफ्रीका एक महादेश हुआ करता था और उसी महादेश में मिस्र क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था। क्या था? स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। स्वेज नहर के निर्माण के पहले यह भाग पश्चिम एशिया से मिला हुआ था, यानी कि जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय की यदि हम बात करें तो स्वेज नहर के निर्माण के पहले यह पश्चिम एशिया के साथ कनेक्टेड था, मिला हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र तथा पूर्व में
पूर्व और पश्चिम में विशाल मरुस्थल था। यदि हम बात करें इसके चौहोती की, इसके आसपास के चीजों की, तो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या था? भूमध्य सागर। उत्तर में क्या था? भूमध्य सागर। और दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र था। दोस्तों, दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र था और उत्तर में भूमध्य सागर, यानी कि एक तरफ तो जल है, दूसरा तरफ पहाड़ है, और दो तरफ क्या है? पूरब और पश्चिम की यदि मैं बात करूं, पूरब और पश्चिम की मैं बात करूं तो क्या है दोस्तों? पूरब और पश्चिम में भारी मरुस्थल है, यानी कि कहने का मतलब चारों तरफ रेत ही रेत फैला हुआ है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक बचाव के कारण मिस्र बहुत ही सुरक्षित देश था। यानी कि देख सकते हैं आप, मिस्र जो ऐसा जगह था जिसके उत्तर में क्या था? सागर था। उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में पहाड़ है। ठीक है ना? और पूरब और पश्चिम में क्या है? मरुस्थल ही है। अब बताइए, विदेशी आक्रमणकारी आएगा भी तो कैसे आ पाएगा? या तो कोई आक्रमणकारी किसी देश से आक्रमण करने के लिए आता है तो कैसे आ पाएगा मिस्र में? यानी कि प्राकृतिक ने इसे इस प्रकार से बनाया था कि चारों तरफ से यह क्या था कि बचाव के दृष्टिकोण से मायने रखता था यह देश। समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि प्राकृतिक बचाव के दृष्टिकोण से मिस्र जो है काफी ज्यादा विकसित था। ठीक है ना? अतः वहां शांत वातावरण में एक उच्च कोटि की सभ्यता का विकास हुआ, जिसे नील घाटी की सभ्यता कहते हैं। यानी कि इसी वजह से इसे नील घाटी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहां पे नील नदी बहती थी। यानी कि उस जगह से नील नदी गुजरती थी, जिस वजह से इसे नील घाटी या नील नदी का क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। नील घाटी का सभ्यता कहने के पीछे कारण यह है कि नील नदी जो था उसके घाटियों में इस सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब चीजों को फिर से एक बार समझते हैं। नील नदी जो था वो मिस्र में गुजरता था, यानी कि मिस्र से होकर गुजरता था। उसके घाटियों में नील नदी की सभ्यता, जिसको कह सकते हैं, या फिर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है ना? और मिस्र एक ऐसा अफ्रीका का राज्य था जिसके चारों ओर प्राकृतिक ने इस प्रकार से चीजों को बनाया था, चीजों को रचा था, जिस वजह से वो चारों तरफ से क्या था? सुरक्षित ही था। जैसे कि उत्तर में क्या था? भूमध्य सागर। दक्षिण में क्या था? पहाड़ था। और पूरब और पश्चिम में क्या था? रेत ही रेत था। अब बताइए, किस ओर से कौन आएगा? किस ओर से कौन आएगा? मान लिया जाए, क्योंकि पहले के जो इन्वेडर होते थे वो कैसे आते थे? कैसे आते थे? पैदल आते थे। सिर्फ जो प्रमुख लोग होता था वही घुड़सवारी करके आते थे। चलिए, मान लीजिए घोड़ा से भी आएगा, तो घोड़ा से भी आएगा भाई, तो उत्तर के तरफ से आएगा तो जल है तो घोड़ा तैरेगा नहीं। अगर मान लिया जाए कि रेत से आता है तो घोड़ा रेत में भी नहीं चल पाएगा। अगर पहाड़ से आता है तो भाई आप समझ सकते हैं, पहाड़ पे भी घोड़ा नहीं चल पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर नाव लेकर आता है, अगर नाव लेकर भी आता है तो कितने नाव होंगे, और कितने नावों से, अगर नाव के रास्ते से भी आते हैं, जल मार्ग से भी आते, तो नाव का विकास जो है, नाव का विकास इतना तो वो नहीं हुआ था उस समय कि उस मतलब कि भूमध्य सागर को पार किया जा सकता है। और भूमध्य सागर को पार करने के क्रम में बहुत ज्यादा उसको खतरा था, लोगों को खतरा था, इस वजह से इस पे अटैक नहीं किया करता था उस समय। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, मिस्र की सभ्यता का काल। यदि मैं मिस्र की सभ्यता की काल की बात करूं तो मिस्र की सभ्यता का विकास जो हुआ था 34 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है? अगर विद्वानों की माने तो मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ लगभग 3400 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पहले का काल मील का प्रागैतिहासिक काल है। यानी कि मील मतलब, कहने का मतलब जो है, प्राग ऐतिहासिक काल, पत्थरों का प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा मिस्र की सभ्यता का विकास किस काल में हुआ था, तो किस काल में हुआ था दोस्तों? 34 ईस्वी पूर्व में हुआ, 3400 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
मिस्र की सभ्यता का खोज। हमारा जो तीसरा जो बिंदु है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है मिस्र की सभ्यता की खोज। मिस्र की सभ्यता का खोज किसने किया था, ठीक है ना। तो मिस्र की सभ्यता का खोज बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु है। इस बिंदु को समझेंगे कि मिस्र की सभ्यता की खोज का श्रेय फ्रांसीसी विजेता नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। फिर से समझेंगे, मिस्र की सभ्यता का खोज का श्रेय फ्रांसीसी विजेता नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट, वही नेपोलियन बोनापार्ट जिसके फादर का नाम था कार्लो बोनापार्ट, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट काफी ज्यादा कुशाग्र युद्ध विजेता था, ठीक है ना। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, नेपोलियन की जो गर्लफ्रेंड थी ना उसे धोखा दे दिया था, ठीक है। तो आप भी जो है गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। और सोच लीजिए जिस वजह से वो टूट गया था, बेचारा टूट गया था, यानी कि कहने का मतलब जो होता है, धोखा अच्छे अच्छे को तोड़ने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1798 ईस्वी में उसने जब मिस्र पर आक्रमण किया तब ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अपने साथ हुआ कुछ इतिहासकारों को भी लेता गया था। इन्हीं इतिहासकारों ने नील की सभ्यता का पता लगाया था। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि जब नेपोलियन मिस्र में गया था अटैक करने के उद्देश्य से, आक्रमण करने के उद्देश्य से, जब उसने वहां आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर लिया तो वो अपने साथ जो है वो गया था, अकेले नहीं गया था, अपने साथ कई विद्वानों को, कई वैज्ञानिकों को, कई पुरातत्वविदों को भी लेकर गया था साथ में। और जब वो लोग जो है वहां पे खुदाई किए, वहां पे चीजों को देखना शुरू किए तो उसने ही क्या किया था, मिस्र की सभ्यता का खोज किया था। किस ईस्वी की बात है, 1798 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए, मिस्र की सभ्यता का निर्माण, हमारा जो चौथा बिंदु है, मिस्र की सभ्यता के निर्माता, यानी कि मिस्र की सभ्यता का निर्माता कौन है। एक्चुअल में उसके निर्माता का तो पता नहीं है, लेकिन चीजों को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं आएगा। चलिए, कहता यह कहना कठिन है कि मिस्र की सभ्यता के संस्थापक कौन थे। देखिए, मैं चीजों को ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, बिना लिखित रूप में भी मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, कहानी के तौर पे बता सकता हूँ, लेकिन इससे आपका नोट्स तैयार नहीं होगा, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एक चीज जान लीजिए, जो चीज आप पढ़ते हैं ना, जो चीज आप पढ़ते हैं उसका नोट्स बना के रखिए, ठीक है ना। नोट्स बना के रखिए, लिखित रूप में चीजों को रखिए, वो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि दूसरा का नोट्स और दूसरा की वाइफ जो होती है ना, सिर्फ देखने में अच्छी लगती है और किसी काम का नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से समझिएगा, दूसरी की वाइफ और दूसरा का नोट्स दोनों सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, अपना किसी काम का नहीं होता है। तो दुल्हन वही जो पिया मन भाए, नोट्स वही जो समझ में आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कहना कठिन है कि मिस्र की सभ्यता के संस्थापक कौन थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के संस्थापक किसी एक जाति के तो नहीं थे, मतलब अलग अलग जाति के लोग थे। उनका समाज न्याबिया, लीबिया, इथोपिया, सिमेटिक तथा अमीनाइड के लोगों से मिलकर बना था। यानी कि उनका जो समाज था ना, उनका समाज कई लोगों से मिलकर बना था, और जिसमें से कई देशों के, कई जगहों के, कई शहरों के लोग आपस में जब आए थे तो इस सभ्यता का विकास हुआ था, इस सभ्यता का निर्माण हुआ था, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मिस्र नील नदी का देन, यानी कि मिस्र को नील नदी का देन क्यों कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का देन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, कोई भी जगह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर क्या है, रहने के लिए घर, ठीक है, चलिए घर आप बना लिए, खाने के लिए भोजन, चलिए भोजन बना लिए, लेकिन भोजन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। चलिए घर बना लिए, घर बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। चलिए पानी, घर भी बना लिए, भोजन भी कर लिए, अब मान लिया जाए आपको नहाना है, क्या चाहिए, पानी चाहिए। पशुपालन करना है, क्या चाहिए, पानी चाहिए। कृषि करना है भाई, क्या चाहिए, पानी चाहिए। यानी कि सभी चीजों के लिए आपको क्या चीज का जरूरत होने वाला है, पानी।
अब समझ में आया बात? चीजों को समझ रहे हैं कि आप ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो अब समझिए चीजों को कि इसी वजह से कोई भी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ करता था, है ना? नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ करता था? क्योंकि पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? चलिए पढ़ते हैं चीजों को। मिस्र को नील नदी का देन कहा गया है। आप यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? आप हमारे द्वारा बनाया गया इस नोट्स को अगर आप अपने कॉपी में खुद से बनाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यूपीएससी लेवल का नोट्स है भाई। आप समझ लीजिए, यह नोट्स जो है कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा का नहीं है भाई, यूपीएससी लेवल का नोट्स है। आप देख सकते हैं, आप चीज़ों को मिला सकते हैं। आप चाहे आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो, क्या हो, वगैरह वगैरह, जीके जीएस, कुछ में कुछ कोई भी पेपर में हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा जाकर कि जो मैंने पढ़ाया है क्या वो सेम सिलेबस आपका जो है इससे मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर इसके निम्नलिखित कारण है। इसके क्या है? निम्नलिखित कारण है। ठीक है ना? इसके निम्नलिखित कारण है और क्या क्या कारण हो सकते हैं वो समझते हैं। कहते हैं, देखिए निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है? नील नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। नील नदी में प्रत्येक वर्ष क्या आती है? बाढ़ आती है। यह नदी बाढ़ के साथ साथ उर्वर मिट्टी लाकर अपने दोनों किनारों पर फैला देती है। फलतः नील नदी की घाटी का मैदान दुनिया के उपजाऊ मैदानों में से एक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर तो यहीं से निकल कर आ गया। पहला फैक्टर यहां से निकल कर क्या आया कि नील नदी चूंकि एक नदी है और नदी है तो बाढ़ आएगी। ऑब्वियस सी बात है ना दोस्तों, नील है, नदी है, बाढ़ तो आएगी। ठीक है ना? जब बाढ़ आती है ना तो बाढ़ आती है तो अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाती है, उपजाऊ मिट्टी को। और जलोढ़ पंख का निर्माण जिसको आप समझते होंगे, ठीक है ना, मतलब कि वो नदियों के किनारे जो है एक भूमि का निर्माण, ऐसा उपजाऊ भूमि का निर्माण होता था जिस वजह से कृषि के लिए वह वरदान साबित होता था। समझ में आया? पहला कारण नील नदी को मिस्र का वरदान, यानी कि मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? पहला कारण यही से समझते हैं कि वह जो है एक नदी था और नदी में जब बाढ़ आता था तो वो अपने साथ बहाकर उपजाऊ मिट्टी को दोनों किनारों पर फैला देता था। ठीक है, दूसरा कारण पढ़ते हैं। नील नदी के किनारे एक विशेष प्रकार का सरकंडा मिलता है जिसे पेपिरस कहते हैं। पहले पेपिरस का उपयोग झोपड़ी तथा छोटे छोटे मकानों की दीवारों बनाने में किया जाता था, किंतु बाद में इसी पेपिरस में कागज बनाया जाने लगा। आप देख सकते हैं नील नदी जो था ना उसके बगल में कुछ झाड़ियां उग चुकी थी। उन झाड़ियों में से एक झाड़ी का नाम था पेपिरस। क्या नाम था? पेपिरस। ठीक है ना? पेपिरस से ही पेपर का निर्माण हुआ है। पेपर वर्ड कहाँ से आया? यदि आपसे कोई पूछता है पेपर वर्ड कहाँ से आया है दोस्तों, तो पेपर वर्ड पेपिरस से आया है और मिस्र की सभ्यता से ही आया है। ठीक है ना? कागज को बनाया जाने लगा। और तीसरा जो फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है नील नदी से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई जिनसे सिंचाई का काम आसानी से होने लगा। ठीक है? और चौथा फैक्टर क्या है? इस नदी द्वारा मिस्र में व्यापार का भी विकास हुआ। इसी के रास्ते मिस्र वाले अपना माल दूर दूर तक देशों में भेज सकते थे। नील नदी में, और पांचवा क्या है? पांचवा है नील नदी में बाढ़ अधिक आती थी जिससे खेतों में मेड़ टूट जाता था। बाढ़ को हटने के बाद फिर से मेड़ों को नाप कर उसे ठीक करना पड़ता था। इससे वहां ज्यामितीय शास्त्र का विकास हुआ। आपने सुना होगा कि अब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है? जननी है। आप समझ सकते हैं चीजों को। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब मिस्र वासियों के पास परेशानी आई तो उसका सॉल्यूशन उसने कैसे किया। सबसे पहले नील नदी को, मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि नील नदी एक ऐसी नदी थी जो अपने साथ बाढ़ के साथ साथ क्या करता था? दोनों किनारों पर उपजाऊ मिट्टी फैला देता था। दूसरा कारण था नील नदी एक क्या था? ऐसा
नील नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियां उगे थे। उसमें पेपिरस एक पौधा था जिससे पेपर का निर्माण होने लगा। उसी से झोपड़ी वगैरह का भी निर्माण होता था। फिर एक बात और मैं आप सभी को बता दूं, नील नदी जो था ना, नील नदी जब में बाढ़ आता था तो बांध जो है, आसपास के बांध टूट जाते थे। तो बांधों को फिर से नाप कर बनाया जाता था कि मेरा जो है जगह यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको नाप कर बनाया जाता था। और नाप कर अगर जगह पे बनाएगा कोई चीज, तो समझ रहे हैं नापने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, और कुछ ना कुछ चाहिए तो वहां पे क्या चीज का विकास हुआ? ज्यामितीय शास्त्र का विकास हुआ। तो इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं 6-7 कारणों की वजह से मिस्र नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का देन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला बिंदु है, मुख्य बिंदु के रूप में अगला बिंदु है मिस्र का प्रारंभिक इतिहास। यानी कि मिस्र का प्रारंभिक इतिहास किस प्रकार से था? तो मिस्र के प्रारंभिक इतिहास को 3 कालों में बांटा गया। इतिहासकार प्राचीन मिस्र के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है पिरामिड युग कहा गया। पिरामिड युग इसलिए कहा गया दोस्तों, क्योंकि उस समय जो है ना, राजा लोग जब मतलब नए नए राजा का उदय हुआ, ठीक है ना, वो लोग पिरामिड का निर्माण करवाने लगे, ठीक है ना। उनका जो सब है, सबों को पिरामिड में दफन किया जाने लगा। तो उस युग में चूंकि ज्यादा पिरामिड बना था, इसीलिए उसको क्या कहा जाने लगा? पिरामिड युग कहा जाने लगा। दूसरा है समांत शाही युग या मध्यकालीन युग। यानी कि समांत शाही युग क्या हुआ? मध्यकाल के समय की यदि मैं बात करूं, तो उस समय में ज्यादा से ज्यादा वहां मिस्र में समांतवाद का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब मैं इन सब चीजों को कवर करूंगा, थोड़ा अच्छे तरीके से कवर करूंगा आगे आने वाला टॉपिक में, ठीक है ना। आगे आने वाला टॉपिक में कि समांतवाद कहां से शुरू हुआ था, पिरामिड बनना कौन से शासक के शासनकाल से शुरू हुआ था, ठीक है ना। और साम्राज्यवादी युग कब से कहा जाने लगा? उसका नया जो युग आया ना, नवीनतम युग को साम्राज्यवादी युग कहा जाने लगा। और सभी युगों का काल कुछ इस प्रकार से है: 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व प्राचीन युग, 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व मध्यकालीन युग, और 1800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व नवीन युग कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है पिरामिड युग। पिरामिड युग क्या है? सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? पिरामिड युग। और पिरामिड युग होता क्या है? बहुत अच्छे तरीके से इसे हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। चीजों को अगर समझ में आ जाए तो चीजें यदि आपके पल्ले पड़ रही है तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। चलिए, मिस्र में सर्वप्रथम छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी। यानी कि जब प्रारंभ था, मिस्र जब अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर नहीं था, यानी कि शुरुआती दौर पे था, तो उस समय जो है ना, छोटे छोटे राज्यों का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। कालांतर में उसके स्थान पे 2 बड़े राज्यों, उत्तरी और दक्षिणी राज्य, यानी कि अपर एंड लोअर इजिप्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। यानी कि मिस्र को 2 भाग में बांट दिया गया था। यानी कि उत्तरी भाग को लोअर, ऊपर वाला, यानी कि मैं सुन लीजिए, मेरी बात बढ़िया से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं आप। देखिए, डायरेक्शन 4 होता है। ऊपर को नॉर्थ कहते हैं, नीचे को साउथ कहते हैं, और इधर को वेस्ट कहते हैं, इधर को क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। तो ऊपर वाले जगह को कहा गया लोअर मिडिल, और नीचे वाला को क्या कहा गया? अपर। जस्ट अपोजिट है, समझ रहे हैं आप। अगर आपसे पूछेगा मिस्र को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें उत्तरी भाग को कौन सा मिस्र कहा गया? तो अपर या लोअर। तो हमारा जवाब होगा लोअर, और नीचे वाला को अपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो बड़े राज्यों को उत्तरी और दक्षिणी राज्य, यानी कि अपर और लोअर इजिप्ट की स्थापना हुई। 3400 ईस्वी पूर्व के लगभग दक्षिण राज्य के शासक मेनिस ने दोनों राज्यों को एक सूत्र में बांधकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की।
यानी कि देखिए मिस्र जो दो भागों में बट चुका था, लेकिन एक शासक आया जिसका नाम था मेनिस, और जब मेनिस आया ना तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्य को एकजुट कर दिया और बड़ा साम्राज्य का विकास किया, और फिर उसने क्या किया, शासन किया। ठीक है ना। काहिरा के निकट मेम्फिस नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। आपको यदि सवाल आए, आपके पेपर में सवाल आए कि मिस्र की राजधानी कहाँ थी, तो मेम्फिस थी। कहाँ थी, मेम्फिस। और मेम्फिस कौन से जगह पे पड़ता है, वो काहिरा के निकट था। किसके निकट था, काहिरा के निकट था। आगे बढ़ते हैं। पिरामिड युग के आरंभ उसी समय से हुआ था। यदि आपसे पूछेगा पिरामिड युग का आरंभ किस शासक के शासनकाल से हुआ था, तो हम बोलेंगे मेनिस के शासनकाल से। किसके शासनकाल से, मेनिस के शासनकाल से। किसके शासनकाल से, मेनिस के शासनकाल से। ठीक है ना। और दूसरा बात, पिरामिड का युग आरंभ जो है किस ईस्वी पूर्व से हुआ, 3400 ईस्वी पूर्व से हुआ। कब हुआ, 3400 ईस्वी पूर्व से हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी समय से मिस्र में राजवंशों का भी आरंभ हुआ था, और उसी समय से राजवंश, देखिए दो चीजें एक साथ आरंभ हो रही है। पहले नंबर तो राजवंशों का स्थापना होना शुरू हो गया, दूसरा चीज पिरामिड युग का आरंभ हो गया। ठीक है। मेनिस प्रथम राजवंश का प्रथम सम्राट था, यानी कि मेनिस जो था ना, प्रथम राजवंश, यानी कि मिस्र का जो प्रथम राजवंश था उसका प्रथम शासक कौन हुआ, मेनिस हुआ। कौन हुआ, मेनिस। ठीक है ना। और प्रथम सम्राट वही था। मेनिस प्रथम जो है, मेनिस जो है प्रथम राजवंश का प्रथम सम्राट हुआ था। ठीक है ना। मेनिस प्रथम नहीं है, मेनिस नाम क्या है, मेनिस, और प्रथम राजवंश का प्रथम सम्राट था। प्रारंभ के 5 राजवंशों के शासनकाल को पिरामिड युग कहा गया, यानी कि प्रारंभ के 5, यानी कि जब मेनिस से शुरू हुआ, मेनिस के बाद 5 राजवंश आए, और उन 5 राजवंशों के युग को क्या कहा गया, पिरामिड युग कहा गया। ठीक है ना। क्योंकि इस काल में अधिक संख्या में पिरामिड का निर्माण हुआ था। पिरामिड युग में ही मिस्र की सभ्यता एवं संस्कृति की नींव पड़ी। छठे राजवंश से लेकर 10वें राजवंश तक के शासनकाल में मिस्र में अराजकता की स्थिति रही। अराजकता क्या होता है, अराजकता मतलब जनता यदि राजा से संतुष्ट नहीं है, मालिक नौकर यदि मालिक से संतुष्ट नहीं है, तो इन स्थिति में क्या होता है, एक दूसरे के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसी मतभेद को अराजकता कहा जाता है, और अराजकता इसी मतभेद का परिणाम है। ठीक है ना। फलतः मिस्र पुनः 2 भागों में बट गया। 11वें राजवंशों के संस्थापक ने इस व्यवस्था का अंत कर पुनः समस्त मिस्र में राजनीतिक एकता स्थापित की। यानी कि जो मतलब कि मेनिस के बाद 5 राजवंश आया, वहां तक तो शासन बढ़िया चला, और इस युग को पिरामिड युग कहा गया। लेकिन मेनिस के बाद है ना, मेनिस के बाद जो 6ठा से 10वां राजवंश तक का बात मैं करूं, तो वहां तक जो है लोगों के बीच अराजकता रही। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है सामंत। हम लोगों ने पिरामिड युग पढ़ लिया, और दूसरा युग क्या है, दूसरा युग है सामंत शाही युग। सामंत शाही युग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। सामंत शाही युग का प्रारंभ 11वें राजवंश के शासन से आरंभ हुआ था। यानी कि सामंतवाद का विकास यदि मैं मिस्र में बोलूं तो कब से हुआ था, 11वें राजवंश के शासन से आरंभ हुआ था। इस युग के सुयोग शासकों ने देश में शांति और व्यवस्था कायम की। यानी कि इस यदि देखिए आपको पता है कि 10वां युग तक तो क्या था, 10वां शासक तक क्या था, 10वां जो है राजवंश तक क्या था, अराजकता फैला हुआ था, शांति वगैरह पूरा राज्य में था नहीं। तो जब ये 11वां राजवंश आया तो उसने क्या किया, चीजों को फिर से एकजुट करने का प्रयास किया, चीजों को फिर से सिस्टमैटिक ढंग से चलाने का प्रयास किया, और इसी सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के क्रम में क्या हुआ, सामंतवाद का विकास हुआ। ठीक है ना। किसका विकास हुआ, सामंतवाद का विकास हुआ। इस युग में मिस्र की सभ्यता कला, धर्म, विज्ञान की प्रगति के कारण विकसित हुई। यानी कि कहने का मतलब जब सामंत युग आया तो इस सामंत युग में विज्ञान हो गया, कला हो गया, धर्म हो गया, इन सब चीजों का बड़ा ही विकास हुआ। 12वें राजवंश और 18वें राजवंश के बीच के समय के मिस्र के इतिहास का ठीक ठाक पता नहीं चलता है। यानी कि 12वां से लेकर 18वां तक फिर से क्या हुआ कि
क्या हुआ कि इन राजवंशों के बारे में कोई पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता है? कि क्योंकि एक जनजाति हुआ करता था, उस जनजाति ने मिस्र पर अटैक कर दिया और 100 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक शासन किया था। आप देखिए, आगे पढ़ते हैं, आएगा ही। इसी बीच लगभग 1750 ईस्वी पूर्व में एशिया के हाइक्सोस हाइक्सोस यानी कि हिक्सस जिसको कह सकते हैं, जाति का मिस्र पर, यह क्या था? हिक्सस जो था एक जनजाति था, ठीक है। जनजाति का मिस्र पर आक्रमण हुआ, उन्होंने मिस्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। वे ही मिस्र में घोड़े और रथ लाए थे। यदि आपसे कोई पूछेगा कि मिस्र में घोड़े और रथ लाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है, तो हिक्सस जनजाति को। कौन से जनजाति को? हिक्सस। हिक्सस एक ऐसे जनजाति था जो मिस्र में घोड़ा और हाथी लाने का जिसे श्रेय जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है साम्राज्यवादी युग। पहला हमने क्या पढ़ा? पिरामिड युग। दूसरा क्या पढ़ा? सामंतवादी युग। तीसरा मैंने क्या पढ़ा? तीसरा पढ़ रहे हैं साम्राज्यवादी। साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद मतलब होता है चीजों को फैलाना, अपने क्षेत्र को विस्तारित करना। यदि मैं राजा हूं, ठीक है ना, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो राजधानी है उसका सीमा जो है वो और ज्यादा दूर तक फैले, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है साम्राज्यवाद, यानी कि अपने राज्य को फैलाना ही क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद। यानी कि अलग अलग जगहों पर जाकर अपना शासन स्थापित करना, वहां के शासन पर कब्जा कर लेना ही साम्राज्यवाद है, ठीक है। हिक्सस जाति का शासन थोड़े ही दिनों तक चला। थोड़े ही दिनों तक नहीं, लगभग 100 वर्षों तक, याद रखिएगा, 100 वर्षों तक चला। अहम सोसी नामक एक व्यक्ति ने उन्हें मिस्र से निकाल भगाया। यदि आपसे कोई पूछता है कि किस व्यक्ति ने हिक्सस जनजाति को मिस्र से भगाया था, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था अहम सोसी, ठीक है ना। अहम सोसी ने मिस्र से हिक्सस जनजाति को भगा दिया था और 18वें राजवंश की स्थापना की। उसने समस्त मिस्र को पुनः राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। 18वें राजवंश की स्थापना से मिस्र में एक नवीन युग का आरंभ हुआ, यानी कि सूत्रपात हुआ। यानी कि कहने का मतलब, पहले जो था चीजें व्यवस्थित ढंग से नहीं थी। चीजें व्यवस्थित ढंग से नहीं होने के पीछे रीजन है कि जब हिक्सस जनजाति अटैक किया था मिस्र पर, तो उस समय क्या है, उस समय बहुत सारे चीजों का लेखा जोखा नहीं मिलता है। बहुत सारे चीजों का लेखा जोखा जो है नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि चीजों को लिखित रूप में नहीं रखा गया था, चीजों को लिखित रूप में नहीं रखा गया था। और जब हिक्सस जनजाति आए तो लगभग 100 वर्षों तक शासन किया, लेकिन अहम सोसी नामक एक व्यक्ति ने उन्हें मिस्र से क्या कर दिया था? निकाल कर भगा दिया था और 18वें राजवंश की स्थापना की। यदि आपसे कोई पूछेगा कि 18वें राजवंश की स्थापना किसने किया था? अहम सोसी ने। और हिक्सस जनजाति के मिस्र से जाने के बाद वहां किस राजवंश की स्थापना हुआ था? तो 18वें राजवंश का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। मिस्र में एक नवीन युग का, जिसके कारण मिस्र में कैसा युग आया? नवीन युग आया, जिससे साम्राज्यवादी युग कहा गया। जिसे क्या कहा गया? साम्राज्यवादी युग कहा गया। यानी कि अब शासन को फैलाने का काम किया जाने लगा। इसी राजवंश के अधीन मिस्र ने अपनी सीमा से बाहर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य दक्षिण में नील नदी से लेकर उत्तर में फुरात नदी तक फैला हुआ था। यानी कि 18वें राजवंश ने क्या किया था? 18वें राजवंश ने क्या किया था कि नील नदी से लेकर खुराफ नदी तक एक बड़ा साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18वें राजवंश के प्रसिद्ध शासकों में थोथमस, देखिए नाम समझिएगा, पहला नाम है थोथमस तृतीया। थोथमस तृतीया, आमनहोटप तृतीया, आमनहोटप चतुर्थ, रानी हसेप, नाम सुनिएगा, रानी हसेपसुत इत्यादि जो हैं, इनके नाम प्रमुख तौर पे लिया जाता है। यानी कि 18वें राजवंशों में थोथम तृतीया, आमनहोटप तृतीया, आमनहोटप चतुर्थ, रानी हसेपसूत इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है ना। रानी हसेपसूत
विश्व की पहली महिला शासिका थी। देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान जो है कि यदि मैं बात करूं तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था, गुलाम वंश, उसी की शासिका थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, जिसे इल्तुतमिश कहा जाता है, इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी और वो भारत की पहली महिला शासिका थी। लेकिन यदि बात करें वर्ल्ड वाइड, बात करें हम वैश्विक तौर पे बात करें, तो विश्व की पहली महिला रानी या पहली महिला शासिका कौन थी? तो उसका नाम था रानी हसेपसूत। रानी हसेपसूत। यहाँ पर क्या कर देते, एक बार फिर से अंडरलाइन कर देते, रानी हसेपसूत विश्व की पहली महिला शासिका थी। थोथमस को उसकी विजयों के कारण इतिहासकारों ने उसे प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा था। यदि आपसे कोई पूछेगा प्राचीन मिस्र का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो थोथमस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थोथमस को कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट एक बार क्या करिए, ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिस्र का पतन। अब बात आता है कि मिस्र का पतन कैसे हुआ था। मिस्र का पतन कैसे हुआ था? 19वीं, यदि मैं बात करूं 19वीं और 20वीं राजवंशों के शासनकाल तक मिस्र का शासन सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब जो भी शासक आए, उसके बाद उसका पतन होना शुरू होने लग गया। धीरे धीरे उस पर आसीरिया का, फिर पर्सिया का, फिर अंत में यूनान का अधिकार हो गया। और यूनान आने के बाद वो धीरे धीरे क्या पूरे समाप्त ही हो गया। तो समझ सकते हैं आप। देखिए, कोई भी चीज होता है ना, कोई भी चीज, आप अपने जीवन के को ही ले लीजिए। जीवन में कोई चीज जो होता है एक पीक पे चढ़ता है और पीक पे जाकर उसका एक लास्ट बिंदु होता है, वहां से क्या होता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। तो दुनिया में जो चीजें स्थापित हुई है वो क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप मिस्र की सभ्यता से सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिस्र के सभ्यता के विभिन्न पहलू हमने अभी तक पढ़ा कि मिस्र की सभ्यता क्या थी, मिस्र की सभ्यता विकसित कैसे हुई, मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, नील नदी को मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद हमने उसके अलग अलग टाइम को पढ़ा और वो उसमें अलग अलग शासकों के नाम को पढ़ा, अलग अलग शासनों को पढ़ा, ठीक है ना, कि सामंती युग क्या होता है, और फिर कहने का मतलब जो है विस्तारवादी युग क्या हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं पतन। पतन भी पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पतन पढ़ने के बाद हम लोग जान रहे हैं मिस्र की सभ्यता के विभिन्न पहलू, यानी कि मिस्र के सभ्यता कौन कौन से पहलू से ज्यादा उल्लेखनीय है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो पहला जो राजनीतिक जीवन की यदि मैं बात करूं, मिस्र के राजनीतिक जीवन की यदि मैं बात करूं, तो शासन प्रणाली वहां का जो था ना वो बहुत ही बढ़िया था। कैसे, आप पढ़ सकते हैं। प्राचीन मिस्र में एक बहुत ही सुसंगठित शासन प्रणाली थी। यानी कि प्राचीन मिस्र में जो था ना, बहुत ही सुसंगठित क्या था, शासन प्रणाली था। शासन का प्रधान राजा होता था जिसे फाराओ कहा जाता था। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, फाराओ या फारोज कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था। वह राज का सर्वोच्च पदाधिकारी हो, मतलब और कह दें कि राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी वह किसे नियुक्त करता था, सेनापति एवं धर्माध्यक्ष भी था। यानी कि कहने का मतलब कि जो राजा हुआ करता था, तो वो राजा अपने अंडर बहुत सारे लोगों को क्या करता था, नियुक्त करता था, जिसमें प्रमुख जो होता था पदाधिकारी की मैं बात करूं तो सेनापति हो गया, धर्माध्यक्ष हो गया, ये सारी क्या होता था, मतलब उसका प्रमुख पदाधिकारी में से एक होते थे। वह सारी धरती का मालिक होता था। यानी कि जो मिस्र की धरती थी उसका मालिक कौन हुआ करता था, वहां का राजा हुआ करता था। वह जो भी कहता वही कानून हो जाता था। वह देवता समझा जाता था तथा उसके फोटो को, उसके मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित भी किया जाता था, ठीक है ना। और उसके कार्यों का विवरण और उसके विजयों का विवरण मंदिर के दीवारों पर खुदवाया जाता था। वह कुछ पदाधिकारियों तथा सगे संबंधियों की सहायता से शासन करता था। राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी की यदि मैं बात करूं तो वजीर हुआ करता था। तो यहाँ हमने क्या क्या चीजों को समझा कि राजा जो हुआ करता था ना, मिस्र की शासन प्रणाली, राजनैतिक व्यवस्था की, यदि राजनैतिक जीवन की बात करें तो मिस्र में
राजनीतिक जीवन के तौर पे वहाँ का प्रमुख व्यक्ति कोई होता था तो वो राजा होता था, और राजा को भगवान के समान दर्जा दिया जाता था। उसके मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, और उसके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख जो है मंदिरों के दीवारों पर क्या किया जाता था, गुदवाया जाता था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए कि उस क्रम में क्या होता था, राजा बहुत सारे लोगों को नियुक्त करता था शासन को चलाने में, लेकिन वो शासन का जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं वो अपने पारिवारिक तौर पे ही सीमित रखता था, किसी दूसरे को उसमें इंटर होने नहीं देता था। तीसरा चीज समझ लीजिए कि कोई भी राज्य का पदाधिकारियों में से सबसे बड़ा पदाधिकारी हुआ करता था वजीर। क्या हुआ करता था, वजीर हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं मिस्र के शासन विभाग के बारे में कि कौन कौन से विभाग उन्होंने स्थापित किया था शासन करने के लिए। यदि मैं मिस्र के विभागों की बात करूं, शासन के विभागों की बात करूं, तो समस्त राज्य के अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। यानी कि प्रत्येक समस्त जितने भी राज्य थे उनको अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उतने बड़े राज्यों को एक ही राजा चला रहे, नहीं, उसको प्रशासनिक इकाइयों में क्या कर दिया, बांट दिया गया। जैसे कि हम लोगों के बीच क्या है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, पंचायती राज है, तो बहुत पर छोटे छोटे इकाइयों में इसको तोड़ दिया गया। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से क्या किया गया था, मिस्र में भी ऐसा व्यवस्था था। ठीक है, जिसे नोम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नोम। अब कोई पूछेगा शासन विभाग के जो है प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था, मिस्र की सभ्यता में शासन विभाग के प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था, तो नोम था। क्या था, नोम। नोम कहते थे, प्रत्येक नोम का शासक नोमार्क कहलाता था। क्या कहलाता था, नोमार्क। प्रत्येक शासन का शासक क्या कहलाता था, नोमार्क कहलाता था। क्या कहलाता था, नोमार्क कहलाता था। ठीक है, राजा फराहो ही उसकी नियुक्ति और पदच्युति करता था। यानी कि राजा जो होता था वही उसी को नियुक्त करता था और निलंबित भी राजा ही करता था। राजा के अलावा उसका कोई ना तो नियुक्ति कर सकता था और ना ही उसे निलंबित कर सकता था। यदि मैं बात करूं न्याय व्यवस्था की, तो प्राचीन मिस्र की न्याय व्यवस्था भी बड़ा ही सुव्यवस्थित थी। न्यायालय में लिखित कानूनों के अनुसार कार्यों का संपादन किया जाता था। ऐसा नहीं है कि जिसको जो मनाया उसको वो सजा दे दो, जिसको जो मनाया वो फैसला कर दो, नहीं, वो लिखित होता था कि इस गलती के लिए यह सजा का प्रावधान है, इस चीज के लिए इस मतलब कि फैसले को लिया जाना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं दंड विधान में क्या था, कठोर था। दंड विधान की यदि मैं बात करूं, वहां का जो है जेलिंग सिस्टम की मैं बात करूं, वहां पर जो थाना वगैरह जो हुआ करता था, जो जेल हुआ करता था, जो शासन का इकाई के क्रम में जो गुनाह करते थे उनके लिए कठोर जो है दंड विधान का प्रावधान था। शारीरिक दंड के साथ साथ अंग भंग मतलब अंगों को काट दिया जाता था। ठीक है ना, देश से निष्कासित कर दिया जाता था, और प्राण दंड की सुविधा मतलब प्राण दंड की व्यवस्थाएं अपनाई गई थी। किसके द्वारा, राजा के द्वारा, फराओं के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन की यदि मैं बात करूं कि मिस्र का सामाजिक जीवन कैसा था, तो उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि प्राचीन मिस्र जो था ना, उसका समाज 3 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में विभक्त था, 3 वर्गों में। यदि आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा होगा तो वहां भी आप समझ सकते हैं कि उसमें भी ऐसा नहीं था कि फ्रांस के शासन को मतलब फ्रांस का जो शासन था उसको भी स्तर के रूप में बांट दिया गया था। वहाँ के जो भी लोग थे, वहाँ का जो समाज था उसको 3 वर्गों में बांट दिया गया था। पादरी था, कुलीन था, सर्वसाधारण वर्ग था। इस प्रकार उसी प्रकार से यहाँ भी है। पहला वर्ग को कहा जाता है उच्च वर्ग, दूसरा को मध्य वर्ग और तीसरा को निम्न वर्ग कहा जाता है। ठीक है, फराओ मतलब राजा। जहां हम बोले फराओ, आप समझिएगा राजा। फराओ के बाद उच्च वर्ग में सामंत, पुरोहित, सैनिक, पदाधिकारी सम्मिलित थे। इन्हें राज्य से विशेषाधिकार प्राप्त होता था। यानी कि इसे क्या था, राज्य से विशेषाधिकार प्राप्त होता था। किसे, जो लोग वहां काम किया करते थे। ठीक है ना, प्रधान पुरोहित तो फराओं से अपने को किसी तरह कम नहीं समझते थे। मध्य वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी, शिल्पकार आदि सम्मिलित थे। निम्न वर्ग में किसान, मजदूर,
गुलाम आते थे और गुलामों का दशा अच्छी नहीं थी। यानी कि जो उच्च वर्ग की बात करें तो उसमें क्या था, सामंत था, पुरोहित था, सैनिक था और बड़े बड़े जो पदाधिकारी हुआ करते थे वो उच्च वर्ग में थे। मध्य वर्ग में कौन कौन थे, तो मध्य वर्ग में यहाँ पे शिल्पकार देख सकते हैं, ठीक है, और मध्य वर्ग में शिल्पकार देख सकते हैं, व्यवसायी देख सकते हैं, व्यापारी देख सकते हैं, ये सब मध्य वर्ग में था। और सबसे नीचे वाला क्लास में था किसान था, मजदूर था। देख सकते हैं किसानों का स्थिति प्राचीन काल से ही निम्न स्तरीय ही रखा गया है, समझ सकते हैं आप मेरी बातों को। और गुलाम हुआ करते थे, पहले लोग गुलाम रखा करते थे, यानी कि लोगों से दास प्रथा अपनाने को कहा जाता था, जबरदस्ती किया जा सकता था। मतलब पहले लोग एक दूसरे को गुलाम बनाया करते थे, जो शक्तिशाली है अपने से कमजोर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है स्त्रियों की स्थिति। यदि हम पढ़ रहे हैं तो समाज को, यदि किसी सभ्यता के समाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ स्त्रियों की स्थिति क्या थी वह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि मैं बता दूं आपको कि स्त्रियों की स्थिति, किसी घर के स्त्रियों की स्थिति बताता है कि उस घर का शासन व्यवस्था कैसा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं मिस्र के स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। समाज मातृसत्तात्मक था, यानी कि लोग माता की पूजा किया करते थे, यानी कि माँ को बहुत ऊंचे दर्जा पर रखा जाता था। समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, उन्हें भी पुरुषों की तरह आर्थिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे। मतलब सोच लीजिए उस समय प्राचीन युग में भी स्त्रियों को बोलने का अधिकार था, व्यापार करने का अधिकार था तथा शासन करने का अधिकार था। अभी तो देख सकते हैं विश्व इतिहास में नारी शासन की व्यवस्था सर्वप्रथम मिस्र में ही पाई गई थी। विश्व में पहली बार नारी शासन अगर कहीं देखा गया था तो वो मिस्र में ही देखा गया था। समझ रहे हैं, नारी वहाँ जो था नारी को कितना सम्मान के रूप में देखा जाता था। उत्तराधिकार राजा की बेटी को ही मिलता था, यानी कि जो उत्तराधिकारी होता था, जैसे कि उत्तराधिकारी कौन होता है, राजा का बेटा होता है। किसी भी राजा का उत्तराधिकारी कौन होता है, उसका बेटा। लेकिन मिस्र में ऐसा नहीं था, मिस्र में राजा की बेटी उसका उत्तराधिकारी हुआ करती थी। इसीलिए मिस्र के राज परिवार में भाई बहन में भी विवाह प्रथा चल गई थी। शासन पाने के लालच में भाई बहन एक दूसरे से क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहन सहन। अब हम लोग जानते हैं कि मिस्र के लोगों का रहन सहन कैसा था, ठीक है ना। मिस्र के लोगों का रहन सहन कैसा था उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साधारण वर्ग के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और साधारण भोजन तथा वस्त्र का व्यवहार करते थे, यानी कि साधारण भोजन खाते थे और साधारण वस्त्र का उपयोग करते थे। अमीरों का जीवन विलासपूर्ण था। विलासपूर्ण कहने का मतलब क्या है, विलासपूर्ण कहने का मतलब जो समझ सकते हैं कि पूरा ऐशो आराम से जिंदगी काटता था, एकदम शराब पीना और इधर उधर ऐश करना, नृत्य देखना, डांस वगैरह, मतलब जो कह सकते हैं आज के समय में कह सकते हैं अय्यासी पूर्ण, ठीक है ना। तो वो अय्यास भरा हुआ था, विलासपूर्ण मतलब अय्यास भरा हुआ था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के प्रेमी थे, यानी कि यदि मैं बात करूं किस वर्ग की बात करूं, यदि मैं साधारण वर्ग की बात करूं, सॉरी, यदि मैं अमीरों की बात करूं तो स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते थे, आभूषण के प्रेमी थे। दोनों ही कड़े, चूड़ी, अंगूठी, बाजूबंद तथा मूल्यवान पत्थरों की मूर्तियां की माला पहना करते थे। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय थी। सम्भ्रात परिवार की स्त्रियां कीमती आभूषण पहनती थी, यानी कि कहने का मतलब जो होता है कि स्त्रियों को काफी ज्यादा आभूषण से प्रेम था। वो आज भी है कि नहीं, आज भी स्त्रियों को आभूषण दे दिया जाए तो सबसे ज्यादा खुशी उसको उसी में मिलती है ना। आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन के साधन। उस समय मनोरंजन का साधन क्या था, क्या व्हाट्सएप था, स्नैपचैट या ट्विटर, फेसबुक कुछ था कि नहीं था, पूछ लेते हैं, मार्क जुकरबर्ग से पूछना पड़ेगा। पहले इधर देखते हैं। मिस्र के निवासियों को खेलकूद के और फिर मेला और जलसों का भी शौक था। नाच तथा जुए से भी वे अपना मनोरंजन किया करते थे। उस समय नाच चलता था, जुआ चलता था, यानी कि बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जो वहाँ के मनोरंजन के तौर पे देखा जाता था। ठीक है, यदि मैं मिस्र के, अब हम लोग जानेंगे मिस्र के आर्थिक जीवन के बारे में कि वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो आर्थिक जीवन में हम लोग समझते हैं कि मिस्र जो था एक कृषि प्रधान, मिस्र जो है एक कृषि प्रधान देश था और लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि ही था। लोग गेहूं, बाजरा, जौ, कपास, अंगूर,
सन विभिन्न सब्जियों की खेती करते थे। राज्यों की ओर से कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। यानी कि राजा की तरफ से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई की व्यवस्था एवं कृषि कार्य में अन्य चीजों का भी लोगों को सहायता दिया जाता था। शुभ मुहूर्त में ही बीज बोए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी बीज बो देते थे, उसके लिए एक शुभ मुहूर्त हुआ करता था, ठीक है ना। तथा फसलों की कटाई भी शुभ मुहूर्त पर ही होती थी। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी आजीविका का प्रमुख साधन था। यानी कि पशुपालन की यदि मैं बात करूं, आर्थिक जीवन में पशुपालन की यदि मैं बात करूं कि मिस्र में कैसा पशुपालन व्यवस्था था, तो लोग जो है बैल हो गया, बकरी हो गया, खच्चर हो गया, घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, मुर्गी हो गया इत्यादि जानवरों को क्या करते थे, पाला करते थे। ठीक है। अब हम जानते हैं उद्योग और धंधे, यानी कि वहां के लोगों का उद्योग क्या था, कैसे लोग अपने अर्थव्यवस्था को बचाए रखते थे, अपने आर्थिक जीवन को कैसे चलाते थे, तो उन सब चीजों को भी जानते हैं। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त तरह तरह के उद्योग धंधों ने मिस्रवासियों की आर्थिक संपन्नता में योग दिया था। यानी कि कहने का मतलब उद्योग धंधा वे लोग किया करते थे, पशुपालन कृषि के साथ साथ वो व्यापार भी किया करते थे। लकड़ी की विभिन्न वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कताई बुनाई का काम करना, सोच लीजिए उस समय भी कताई बुनाई का काम होता था, पत्थर काटना, विभिन्न ढंग के आभूषण बनाना लोगों के प्रमुख उद्योग धंधे थे। यानी कि इन सभी चीजों को देखकर पता चलता है कि मिस्र काफी ज्यादा उस समय विकसित था। सोच लीजिए कताई बुनाई कर रहा है यदि कोई, तो कताई बुनाई कर रहा है तो समझ लीजिए कि उस समय का उपकरण भी था, वैसा उपकरण होगा। अगर पत्थर काट रहा है इसका मतलब क्या है, पत्थर को काटने के लिए उपकरण था। तो सोच लीजिए वो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी का था, है ना। कहता है कि पेपिरस नामक वृक्ष की छाल से वे कागज तैयार किया करते थे। यानी कि उद्योग धंधे के साथ साथ वे चीजों का निर्माण जो है बहुत अच्छे तरीके से किया करते थे। अगर हम वाणिज्यिक व्यवस्था, वाणिज्य कहने का मतलब व्यापारिक व्यवस्था को देखें, व्यवसाय को देखें, तो क्या होता है, वाणिज्यिक व्यवसाय में प्राचीन मिस्र का उस समय में विश्व में प्रमुख स्थान था। यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से प्रमुख स्थान रखता था मिस्र, ठीक है ना। विशाल साम्राज्य के कारण व्यापार दूर दूर देशों के साथ होता था। यानी कि चूंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, ऊपर से उसके पास ऐसी संरचनाएं थी जिससे व्यापारिक दृष्टिकोण से मिस्र का काफी ज्यादा बोलबाला था, ठीक है ना। कहता है सोना, चांदी, हाथी दांत, मसाला, रंग आदि वस्तुओं का आयात तथा बर्तन, वसु, अनाज आदि वसु, अनाज इत्यादि को क्या करता था, निर्यात करता था। यानी कि बहुत सारे चीजों का आयात निर्यात वो किया करता था। कौन, मिस्र के लोग किया करते थे। क्यों किया करते थे, व्यापारिक व्यवसाय, वाणिज्य व्यवसाय को स्थापित करने के लिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अब हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता के विभिन्न पहलू, यानी कि उसके सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहला पहलू है राजनीतिक जीवन, वहाँ का राजनैतिक जीवन कैसा था। दूसरा जानेंगे सामाजिक जीवन कैसा था। तीसरा जानेंगे आर्थिक जीवन कैसा था। चौथा जानेंगे धार्मिक जीवन कैसा था, और सांस्कृतिक जीवन। यदि किसी को जानना है तो वहाँ का, किसी देश को जानना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कौन कौन पहलुओं पर बात करते हैं, राजनीतिक पहलुओं पर बात कर सकते हैं। सामाजिक जीवन उसका उस राज्य का, उस देश का कैसा था। आर्थिक जीवन कैसा है, मतलब पैसा कौड़ी में कैसा है। धार्मिक जीवन यानी कि वहाँ किस देवता की पूजा की जाती है, कौन से धर्म के लोग ज्यादातर मिलते हैं। और सांस्कृतिक, वहाँ का संस्कृति कैसी थी, ठीक है ना। चलिए इन सब चीजों को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं धार्मिक जीवन, कि मिस्र का धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है ना। मिस्र का धार्मिक जीवन कैसा था, चलिए यहां से हम लोग समझ सकते हैं मिस्र की धर्म भावना बड़ी ही व्यापक थी। यानी कि मिस्र का जो धर्म भावना था ना, वो बहुत ही व्यापक था। कहने का मतलब जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब
विस्तारित था। मिस्र में अनेक देवताओं की पूजा होती थी। वहाँ के लोग की यह धारणा थी कि प्राकृतिक की प्रत्येक लीला के पीछे कोई बड़ी शक्ति का हाथ होता है। यानी कि उन लोगों का मानना था कि ईश्वर निवास करते हैं। अगर प्राकृतिक में कोई चीजें घटित हो रही तो इसके पीछे किसका हाथ है? ईश्वर का हाथ है, ठीक है ना। पर सूर्य उनका सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। लेकिन महत्वपूर्ण देवता कौन थे? सूर्य थे। उनका विश्वास था कि सूर्य सभी चीजों का क्या है? जनक है। सूर्य सभी चीजों का क्या है? जनक है। वे इसकी पूजा विभिन्न नामों से करते थे। परलोक का राजा, बाढ़ का देवता, चंद्र देवता उनके अन्य प्रसिद्ध देवता थे, ठीक है ना। सूर्य की पूजा जो है अनेक नामों से किया करते थे। इसके साथ ही और भी देवता थे जो कि मिस्र की सभ्यता में क्या एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे कि परलोक का राजा हो गया, बाढ़ का देवता हो गया, चंद्र देवता हो गया एवं अन्य प्रसिद्ध देवता थे। यानी कि बाढ़ आ गया तो बाढ़ के लिए किस देवता की पूजा करते थे? बाढ़ को समाप्त करने के लिए बाढ़ देवता की पूजा करते थे, ठीक है। परलोक देवता की पूजा करते थे। मतलब जिस तरह की वहाँ चीजें घटित होती थी उसके अनुसार वे देवता बनाकर शायद उनको पूजा करते होंगे, ठीक है ना। कभी कभी बाज, घड़ियाल, गीदड़, गाय आदि पशु पक्षुओं को देवताओं का स्वरूप समझा जाता था। मिस्र के निवासी राजा को भी देवता मानते थे। यानी कि मिस्र के निवासी जो थे राजा को भी क्या मानते थे? देवता। जैसा कि मैंने पीछे बताया था। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अखनातन। अखनातन नामक शासक ने अनेकेश्वरवाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की प्रथा चलाई। यानी कि सब लोगों का मानना था कि भाई देखो, सब लोगों का मानना था कि देवता जो है ढेर सारे हैं। मतलब बाढ़ के देवता हैं, चंद्र देवता हैं, सूर्य देवता हैं। लेकिन एक व्यक्ति आया, एक शासक आया जिसने कहा नहीं, एक ही देवता है, अनेक ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर एक है और वो सूर्य है। लेकिन लोगों ने इसकी मान्यता को वैल्यू नहीं दिया, ज़्यादा नहीं वैल्यू दिया, जिस वजह से इसका जो मान्यता था वो फ्लॉप कर गया, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, वही चीज लिखा है। कहा जाता है प्रथा चलाई, उसने सूर्य को ही एकमात्र देवता माना, परंतु इसका विकास नहीं हो पाया। मिस्र के निवासी आत्मा के अमरत्व तथा आवागमन में भी विश्वास करते थे। यानी कि मिस्र के लोग मानते थे कि आत्मा जो है मरता नहीं है, ठीक है ना, आत्मा अमर है। और दूसरा चीज वो मानते थे यदि कोई मरा है तो वापस से क्या होगा? उसका जन्म होना तय है। इस वजह से क्या करते थे वो चीज, अगर कोई मर गया तो उसके बॉडी को बढ़िया से लेप लगाकर, बढ़िया से पट्टी वट्टी बांध कर उसको बढ़िया से मम्मीफिकेशन कर दिया करते थे, मम्मी बनाकर रख दिया करते थे कि जब वो आएगा तो क्या करेगा? अपना बॉडी खोजेगा तो हम उसको दिखाएंगे कि देख भाई तुम्हारा ये ही बॉडी है, ठीक है ना। व्यक्ति को सबको विशेष प्रकार के मसाले से लेप लगाकर तथा बढ़िया कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखते थे। ऐसे सबको मम्मी कहा जाता था। मम्मी को एक संदूक में रखकर उसे चित्रों के से सजाया जाता था। उसे अस्थायी रूप से रखने के लिए समाधियां बनाई जाती थी। इन्हीं समाधियों को पिरामिड कहते हैं। पिरामिड क्या होता था? पिरामिड एक प्रकार का समाधि होता था। इसके भीतर वे सभी चीजें रखी जाती थी जो मृत व्यक्तियों को पसंद थी। यानी कि उस पिरामिड के अंदर वो सभी चीजों को रखते थे जो क्या था ना, उस व्यक्ति को पसंद था। जैसे कि मान लिया जाए हम मिस्र की सभ्यता में, यदि मैं मिस्र की सभ्यता में होता और मुझे पसंद होता मोमोज खाना, ठीक है ना, तो मोमोज खाना, तो मैं जैसे कि मुझे मोमोज खाना पसंद होता तो मेरे लिए मोमोज रख देते, ठीक है। चाय पीना किसी को पसंद है तो उसके लिए क्या रख देते? चाय रख देते। तो मिस्र की सभ्यता में जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसका मम्मीफिकेशन करके जब उसका समाधि बनाया जाता था और पिरामिड के अंदर उसको डाला जाता था तो उन सब वस्तुओं को रखा जाता था जो कि उन्हें पसंद था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ का सांस्कृतिक जीवन कैसा था, कला कौशल जो था वहाँ का कैसा था, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थापत्य कला या भवन निर्माण, यानी कि कहने का मतलब भवन निर्माण का कला वहाँ पे क्या था? विकसित हुआ करता था, ठीक है ना।
भवन निर्माण कला के विकास का अनुमान मिस्र के पिरामिडों को देखकर लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? क्योंकि इतना उस समय उस प्रकार का पिरामिड का निर्माण समझ सकते हैं कैसे कर देना, ये ऊपर जाकर मतलब कि ऐसे हो जाना, तो समझ सकते हैं आप कि किस प्रकार से उन लोगों के पास कैसा टेक्नोलॉजी रहा होगा, कैसा चीज़ों को वो देखते होंगे कि वो क्या कर सकते थे, बना सकते थे पिरामिड। जब पिरामिड बना सकते थे, ऑब्वियस सी बात है कि वो घर वगैरह भी बना ही सकते थे। पिरामिड मिस्र के राजाओं की कब्र पर बनी एक प्रकार की ठोस इमारतें होती थी। ऐसा मत समझ जाइएगा कि कोई भी मरता था तो पिरामिड बना देता था, नहीं, वो राजा मरता था तभी उसका उसमें पे पिरामिड बनाया जाता था। अन्य लोग मरता था तो उस पर कोई पिरामिड नहीं बनाया जाता था। ठीक है ना। इन्हें आज भी संसार के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। प्राचीन मिस्र में हजारों पिरामिड बने हैं। उसमें सबसे भव्य काहिरा के पास गीजा का महान पिरामिड है। ठीक है ना, काहिरा के पास गीजा का महान पिरामिड है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, काहिरा के नजदीक ही पड़ता था मेम्फिस। मेम्फिस हुआ मिस्र की राजधानी। ठीक है ना। 2650 ईसा पूर्व के लगभग प्राचीन राज्य के फराओं खूफू ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? खूफू एक राजा हुआ, इसका निर्माण कराया था। इसे पूरा करने के लिए 1 लाख मजदूरों ने 20 वर्षों तक कार्य किया था। बाप रे बाप, समझ रहे हैं? 1 लाख मजदूर काम किया था, वो भी 20 वर्षों तक। सोच लीजिए, ये खूफू ऐसा राजा था। मिस्र के मंदिर भी उल्लेखनीय इमारतों में है। कहता है अबू सिबल, देखो, कारनाक और अबू सिबल के मंदिर मिस्र के भवन निर्माण के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। कारनाक के मंदिर को बड़े पैमाने पर मूर्तियों और शिल्पकलाओं से सुसज्जित किया गया था। मंदिर को प्रकाशित सॉरी और अबू सिम्बल के मंदिर का निर्माण सूर्य देवता के निमित्त किया गया था। उगते हुए सूरज की किरणें इस मंदिर को प्रकाशित करती थी। मतलब इस प्रकार से डिजाइन किया गया था मंदिर को कि सूर्य जब उस अपने पहली किरण दिखाए तो वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़े? मंदिर में जाकर पड़े। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है और इसीलिए यह उगते हुए सूरज का मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? आप समझ सकते हैं कौन सा मंदिर को उगते हुए, मतलब कि उगते हुए सूरज का मंदिर कहा जाता है? अबू सिम्बल का मंदिर। अबू सिम्बल का मंदिर, अबू सिम्बल का मंदिर को उगते हुए सूरज का मंदिर कहा जाता है। ठीक है। कहा जाता है कि कारनाक एवं अबू सिम्बल के मंदिर नील घाटी के किनारे थे। लगभग 35 वर्ष पूर्व आसवन में एक ऊंचा बांध बनाने के समय इन्हें मूल स्थान से हटा दिया गया, नहीं तो यह पानी में डूब जाता। सोच लीजिए टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा डेवलप था कि मंदिर को एक जगह से हटाकर दूसरा जगह रख दिया। भाई समझ सकते हैं आप कितना ज्यादा मतलब कि डेवलप था। भारत में नागा अर्जुन सागर बांध बनाने पर नागा अर्जुन कोड़ा के स्मारक भी इसी तरह से बचाए गए थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मूर्ति निर्माण कला कि वहां के लोग मूर्ति कैसे बनाया करते थे। ठीक है ना। मूर्ति निर्माण कला वहां की क्या थी? प्राचीन मिस्र के निवासी मूर्ति निर्माण कला में भी निपुण थे। अनेक राजाओं ने अपनी अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई जो कि आज भी आश्चर्य के विषय हैं। मिस्र के कलाकारों ने मनुष्य तथा पशुओं की मिश्रित आकृतियों बनाने में अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। स्फिंक्स एक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह इस प्रकार की मूर्ति है जिसका सिर मनुष्य का और शरीर सिंह का है। यानी कि मिस्र के लोग जो है ना, मूर्ति के निर्माण में भी काफी ज्यादा कुशाग्र थे। उन्होंने ऐसी ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया था जो बहुत भव्य हुआ करता था। और पहले के राजा भी लोगों से मूर्तियां बनवाया करते थे और वो विशाल मूर्तियां हुआ करती थी। सोच लीजिए उस समय ना तो लिफ्ट था कि पत्थरों को चढ़ाना उड़ाना, कुछ व्यवस्था ही नहीं था। ना तो क्रेन था, ना तो बुलडोजर था, कुछ नहीं था। फिर भी इस तरीके से चीजों को बना देना कितना बड़ा बात है, समझ सकते हैं आप कि उस समय की बात है। अब तो भाई क्या नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फैल गया है। ठीक है ना। और हाँ, एक मूर्ति मिला जिसका स्फिंक्स की मूर्ति कहा जाता है। उसमें क्या था ना कि शरीर जो था मनुष्य का था, सॉरी, सर मनुष्य का था और जो शरीर क्या था? सिंह का था। सर मनुष्य का था और शरीर क्या था? सिंह का था। कौन सी मूर्ति? स्फिंक्स की मूर्ति। देखिए यही मूर्ति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मूर्ति निर्माण कला समझ गए। आगे हम जानते हैं चित्रकला के बारे में। किसके बारे में? चित्रकला के बारे में। प्राचीन निवासी चित्रकला में भी दक्ष थे। वे रंगों के समुचित मिश्रण से चित्रों को सजीव बना देते थे। चित्र बनाकर दीवारों को सजाते थे। इन चित्रों में तरह तरह के जानवरों एवं प्राकृतिक दृश्य को दिखाते थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा से पेंटिंग किया गया है। तो वो लोग सिर्फ मूर्ति बनाना ही नहीं जानते थे, वो लोग सिर्फ पेंटिंग बनाना ही नहीं जानते थे, वो लोग सिर्फ कहने का मतलब जो है पिरामिड बनाना ही नहीं जान सकते थे। बहुत सारे टेक्नोलॉजी उनके पास थी। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय के अनुसार उनके पास बहुत अच्छी अच्छी तकनीकें थी, जिसकी वजह से मिस्र की सभ्यता विकास के एक नया आयाम के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ज्ञान विज्ञान की, वहाँ की सभ्यता के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो वहाँ का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या वहाँ का पोजीशन था वो भी देख लेते हैं। ज्ञान विज्ञान, ठीक है। लिपि, भाषा और साहित्य, प्राचीन मिस्र में लिपि का भी प्रचलन हुआ था। यानी कि लिपि, भाषा और साहित्य में देखें तो प्राचीन मिस्र में लिपि का भी प्रचलन हो गया था। मील की प्राचीन लिपि को हेरोग्लिफिक कहते हैं। इसका अर्थ है पवित्र लिपि। कीलाकार लिपि के पढ़े जाने की कहानी जितनी दिलचस्प है, हीरोग्लिफ की लिपि पढ़े जाने की कहानी भी उससे कम दिलचस्प नहीं है। फ्रांस के प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन ने 1798, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सभ्यता का खोज का श्रेय इसी को जाता है भाई, 98 ईस्वी में मिस्र पर हमला किया, जिसके साथ कई विद्वान गए थे। नील नदी के मुहाने के पास एक पत्थर खोज निकाला जो रोसेटा पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है। इस पत्थर पर एक अभिलेख 3 लिपियों में हायरोग्लिफिक, प्राचीन मिस्र निवासियों की एक अन्य लोकप्रिय लिपि डेमोक्रिटिक और यूनानी लिपियों में उत्कीर्ण धैर्य के साथ दीर्घकाल तक परिश्रम करने के बाद सैम्पलेयो 1790 से 1832 तक एक फ्रांसीसी विद्वान ने उस लिपि को सारे अक्षरों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। जिस प्रकार बेहिस्तून अभिलेखों की सुमेर लिपियों को पढ़े जाने से सुमेर सभ्यता के द्वार खुले, उसी प्रकार से इस खोज से मिस्र की सभ्यता को समझने के लिए नए द्वार खुल गए थे। इस लिपि में 24 चिन्ह हैं। यानी कि कहने का मतलब जो था कि इन लिपियों को पढ़ने, देखिए कोई भी प्राचीन काल का लिपि रहेगा तो वो कोई पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन जो है ना एक व्यक्ति हुआ जिसने इस लिपियों को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत किया, अंततः उसने पढ़ ही लिया था। और पढ़ने के बाद मिस्र के बारे में और भी जानकारियाँ हमें हासिल हुई थी। लिपि क्या होता है? किसी चीज़ को लिखने का जो शैली होता है उसी को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और इस प्रकार का वो लिपि हुआ करता था। ठीक है, चलिए, जिसमें प्रत्येक एक व्यंजन अक्षर का प्रतीक था। यानी कि प्रत्येक एक व्यंजन अक्षर का प्रतीक था। इस लिपि में स्वर वर्ण नहीं लिखे जाते थे। कुछ समय बाद वहाँ लेख कला का विकास हुआ। लोग पेपिरस नाम के पेड़ के पत्तों पर सरकंडे की कलम से लिखते थे। इससे अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द बना, जिसका अर्थ कागज होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पेपर शब्द प्राचीन मिस्र के पेपिरस से आया था। ठीक है ना। मिस्र में धार्मिक साहित्य की प्रधानता थी। मृतकों की पुस्तक तथा सब मंजूसा की पुस्तकें वहाँ की कब्रों से निकाली गई है। कहानियों में सिहूने की कहानी तथा सुबक्ता किसान की कथा प्रसिद्ध है। नैतिक दृष्टिकोण से टाहटोपेप की शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। यानी कि वहाँ से कुछ चीज़ें जो निकली जो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है लोगों के नज़रिए से। आगे मैं बात करूं तो गणित को भी देख लेते हैं कि वहाँ का गणित कैसा था, उन लोगों का, मिस्र वासियों का गणित कैसा था। तो देख लेते हैं कि प्राचीन मिस्र में गणित का पर्याप्त विकास हुआ था। गणित के ज्ञान से ही पिरामिड का निर्माण संभव हुआ। नील नदी से सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए प्रतिवर्ष भूमि को नापना पड़ता था। इससे मिस्र में रेखा गणित का जन्म हुआ था। मिस्र की अंक पद्धति कुछ कठिन थी। अभिष्ट संख्या लिखने के लिए 1 से 9 तक के अंक चिन्हों को बार बार दोहराया जाता था। 10 और उसकी गुणन संख्याओं के लिए भिन्न भिन्न
चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें 163 चिन्ह के लिए 100 का चिन्ह एक बार, 10 का चिन्ह 6 बार और 1 का चिन्ह 3 बार लिखा जाता था। यानी कि अगर हमको 163 लिखना है तो 100 का चिन्ह एक बार, 10 का चिन्ह 6 बार, ठीक है, यानी कि 100 10 कितना हुआ, 60 हो गया, और 6 बार, उसके बाद 1 का चिन्ह 3 बार दिया जाता है, 6 3 63 हो गया, लिखा जाता था। मिलने वाले जोड़ घटाव गुना और भाग की क्रिया भी जानते थे, यानी कि वहाँ के लोग जो थे गुना जोड़ घटाव भाग, वे त्रिभुज और आयत के बारे में भी जानते थे, यानी कि उनके पास गणित का भी अच्छा खासा ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं, वहाँ के पंचांग को भी देख लेते हैं। पंचांग क्या होता है? पंचांग कहने का मतलब कैलेंडर होता है, ठीक है ना। पंचांग कहने का मतलब कैलेंडर होता है, ठीक है। मिस्र वालों की सबसे बड़ी उपलब्धि सौर पंचांग थी। सौर पंचांग मतलब सूर्य के दिशा, सूर्य की स्थिति के अनुसार वो अपना कैलेंडर बनाए थे। इसके अनुसार वर्ष में 365 दिन होते थे। बाप रे बाप, आजकल के वैज्ञानिक कितना टेलीस्कोप क्या क्या औजार का प्रयोग करने के बाद पता करता है कि कितना दिन था। पहले के लोग ही बता दिया कि 365 दिन होते थे। मिस्र वालों ने वर्ष को 12 महीने में और प्रत्येक महीने को 30 दिनों में बांटा था। बचे हुए 5 दिनों को धार्मिक उत्सवों के लिए अलग रखा था, ठीक है ना। अब रसायन और चिकित्सा, अब वहाँ का डॉक्टरी विधि को भी देख लेते हैं। कहा जाता है मिस्रवासी सब पर रासायनिक लेप करके उसे आज तक सुरक्षित रखे हुए आए हैं। देख रहे हैं मिस्रवासियों का क्या कमाल था। मैथ जानते थे, चित्र बनाने जानते थे, पिरामिड बनाने जानते थे, आयत जानते थे, त्रिभुज जानते थे, यहाँ तक कि केमिस्ट्री भी जानते थे, डॉक्टरी भी जानते थे। यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में उन्होंने आश्चर्यजनक उन्नति कर ली थी। उन्हें चिकित्सा विज्ञान का भी अनुभव था, उन्हें तापमान और नाड़ी का पर्याप्त ज्ञान था। वे आंत और गुर्दों के रोगों का भी इलाज करते थे। आंत मतलब समझ रहे हैं, इंटेस्टाइन, बड़ी आंत छोटी आंत, और किडनी का भी इलाज कर देते थे, समझ रहे, किडनी का इलाज कर देते थे। और यहां तक कि नहीं, सोच लीजिए आज कब कोई किसी का शव को कितना साल पहले रखा गया होगा, कितना हजार कितना सैकड़ों साल पहले रखा गया होगा, आज तक वो चीजें व्यवस्थित है। सोच लीजिए कितना केमिस्ट्री का नॉलेज होगा इन लोगों के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विश्व की सभ्यता को इसके सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मिस्र की सभ्यता से क्या करते हैं? जोड़ने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है विश्व की सभ्यता को प्राचीन मिस्र की सभ्यता का देन। विश्व की सभ्यता को प्राचीन मिस्र सभ्यता का देन इसलिए कहा गया, क्यों? क्योंकि शासन के क्षेत्र में जो है मिस्र ने विश्व को पहली बार एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार दी। यानी कि एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का हमें साक्ष्य कहाँ से मिला? शासन मिस्र की सभ्यता से मिला। यूनान और रोम ने मिस्र से ही शासन संगठन की कला सीखी, और राजकर की प्रथा भी यहीं से शुरू हुई थी, यानी कि टैक्स लेने का प्रथा भी यहीं से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मिस्र में ही सर्वप्रथम भूमि के माप की पद्धतियां आरंभ हुई थी, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में भी लोग इतने ज्यादा विकसित थे कि भूमि को नाप कर बेचा या खरीदा जाता था। सोच लीजिए, मिस्र ने ही सर्वप्रथम विश्व को कई फसलें, साग सब्जियां, फल और पेपिरस दिए। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना और बड़े पैमाने पर धातुओं का प्रयोग करना मिस्र का ही देन है। कृषि कार्यों का व्यवस्थित आयोजन भी कृषि का ही पहले पहल जुगाड़ है। समझ रहे हैं बात? अब चलते हैं यह, और सबसे अंत में हम लोग जानते हैं कि मिस्र के बारे में कि उसका सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान था। मील ने ही सर्वप्रथम औरतों को समाज में उच्च स्थान दिया। भोग विलास की सामग्री, आराम कुर्सी, मेज, चारपाई, कृत्रिम केश, हैट इत्यादि का प्रयोग मिस्र के लोग ही करते थे। बाप रे बाप, टोपी पहनते थे, जो डुप्लीकेट केस जिसको बिग कहते हैं वो लगाते थे। भाई क्या ही लेवल रहा होगा मिस्र के लोगों का। कला के क्षेत्र में भी वो लोग काफी ज्यादा अग्रसर थे। बेल बूटे, भवन निर्माण, स्मारक, पंक्तिबद्ध स्तंभ, मेहराब आदि का प्रयोग मिस्र का ही देन है। संसार की सत्ता आश्चर्यजनक चीजों में पिरामिड भी एक है जो मिस्र का ही देन है। अगर ज्ञान विज्ञान की बात करें तो भाई मिस्र वासियों ने ही सर्वप्रथम एक कैलेंडर का प्रयोग किया था। इसी कैलेंडर को आगे चलकर रोम वालों ने
फिर यूरोप वालों ने अपनाया। गणित और रेखा गणित का प्रयोग का व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम मिस्र में ही हुआ था, यानी कि मिस्र वाले ने ही सबसे पहले क्या किया था, कैलेंडर का भी प्रयोग किया था। ठीक है ना। चलिए यहीं पर हमारा कहानी समाप्त होता है। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिस्र की सभ्यता आप लोगों को समझ में आ गया होगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मिस्र की सभ्यता एक लेक्चर में हमारा समाप्त। ठीक है। अब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई आपको दिखेगी। जब आप किसी सभ्यता को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मिस्र की सभ्यता और जो बाकी के सभ्यता है उससे कैसे अलग था। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ टारगेट मिशन के इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टारगेट मिशन। धन्यवाद।